मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जैसा कि आपको पता है 66वीं बीपीएससी के मुख्य परीक्षा अभी चल रहे हैं। ऑप्शनल पेपर को छोड़कर समान हिंदी जो अनिवार्य पत्र है, क्वालिफाइंग पेपर है, वह हो चुके हैं, प्लस दोनों जीएस पेपर हो चुके हैं। इसके प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए कि प्रश्न किस तरह से पूछे गए थे। यहाँ पर अगर आप अच्छी तरह से इसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन के स्वरूप को देख लेते हैं, तो जब झारखंड के एग्जाम्स देंगे तो यहाँ भी अनिवार्य पेपर हिंदी और इंग्लिश एक पेपर तो आपको देना ही है, और साथ ही सामान्य अध्ययन में भी कैसे प्रश्न आजकल आ रहे हैं उससे आपको कुछ आकलन करना सरल हो जाएगा। यहाँ पर मैं सॉल्व अभी देने नहीं जा रहा हूँ, वह समय आएगा तब दिया जाएगा। हल्का फुल्का विश्लेषण, एक संक्षिप्त विश्लेषण हम लोग कर लेते हैं। देखिए, सामान्य हिंदी में वहाँ पर जो होता है 100 मार्क्स का होता है, और ये केवल क्वालिफाइंग होता है, इससे केवल आपको पास करना होता है। अगर इससे आप नहीं पास करेंगे तो बाकी जो जीएस के दोनों पेपर हैं और एक ऑप्शनल के पेपर हैं, वो कॉपी जो आपके हैं चेक नहीं होंगे। यहाँ देखिए, पहला जो क्वेश्चन आया था कि 500 शब्दों में निबंध लिखें। ओके, तो निबंध तो देखिए यहाँ पर भी आने वाला है आपका, झारखंड में भी, इससे तो आप नहीं बच सकते हैं। तो पहला जो था भारत की सामाजिक समस्याएं, दूसरा जो आप देख रहे हैं वर्तमान समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता। देखिए, जो वहाँ पर जाते हैं बीपीएससी पर के जीएस में, गांधीवाद तो है ही, नेहरू, गांधी और टैगोर तो है ही, तो ये भी बहुत लोगों ने लिखा होगा। नई शिक्षा नीति देखिए, करेंट अफेयर्स से दे दिया है, और कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया। निश्चित रूप से कोरोना से संबंधित अगर सारे आंकड़े आपको याद नहीं हैं तो इसे चुनना जो था गलत था। जिन्होंने बिना नॉलेज के आप चुनेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और एक बहुत ही बड़ा पार्ट है 100 में 30 मार्क्स है, यहाँ पर आप गलत। देखिए, निबंध में जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिलेक्शन। जब आप बैठेंगे जेपीएससी मेंस में तो यहाँ पर भी निबंध पेपर जो हैं आपके रहेंगे, तो उस स्थिति में अगर आप सिलेक्शन गलत करते हैं तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे भारतीय राजनीति में जातिवाद, ये जितना आसान आपको दिख रहा है उतना आसान है नहीं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जातिवाद, इसका एक बहुत सारे पहलू को आपको समझना होगा। हाँ, जिनका समाजशास्त्र है वो काफ़ी अच्छी तरह से लिख सकते हैं, अथवा जिनको पढ़ने की आदत है, चाहे वो संपादकीय हो या अलग अलग टॉपिक्स हो, या सुनने की आदत है तरह तरह के विश्लेषण, तो निश्चित रूप से ऐसे कैंडिडेट के लिए भी काफ़ी आसान होंगे। महिला सशक्तिकरण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो देखिए, क और अंग और च, 3 सामाजिक मुद्दे पर आपके निबंध यहाँ पर पूछ दिए गए थे। तो समाजशास्त्र वालों की कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन जिनको कुछ नहीं आता होगा, इसमें हर जगह वो कंफ्यूज कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से उन्होंने क नंबर को चुना होगा, भारत की सामाजिक समस्याएं, क्योंकि इसमें सिर्फ पास करना है। अगर सामाजिक समस्याएं आप लिख देते हैं तो 15-16 नंबर तो दे ही देगा बीपीएससी। ओके, चलिए अगले पेज में हम लोग देखते हैं। देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन आपका आता है बीपीएससी का, ये निश्चित रूप से पहले से फिक्स रहता है संक्षेपण, और संक्षेपण का जो रूल है 1/3 वो लिख भी दिया है, आप देखिए यहाँ पर। तो 1/3 में आपको लिखना है। अगर आप विभक्तियाँ जो होते हैं, ठीक है, यानी कि के, ने, को, अगर ये छोड़ के गिनते हैं तो आपका वो छोड़ करके 1/3 होगा। तो बेहतर है छोड़ने का झंझट मत रखिए, सारा का सारा गिन लीजिए और उसका 1/3 कीजिए, उसी हिसाब से इसको बैलेंस आप कर सकते हैं। ओके, अगला सेक्शन में देखिए क्या पूछा गया था। तीसरा नंबर में है शुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पर देखिए 10 दिया गया है, 10 में 10 बनाना है, एक भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसको आसान मत समझिएगा। जैसे उसने अनेकों ग्रंथ लिखे तो अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, अन्यथा आप समस्या में वहाँ पर पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे इसमें क्या है कि आपका शुद्ध भी रहता है, जिसको आपको यानी कि कुछ सुधारना नहीं रहता है।
और अनावश्यक जो शब्द है रिपीटेशन काफ़ी किया जाता है बीपीएससी में, मैंने देखा है। जैसे यहाँ पर लास्ट वाले को देखिए, बहुत जल्दी वापस लौट आया, तो वापस और लौट एक साथ प्रयोग नहीं होता है। क्लियर? तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो 5-6 निकल ही जाएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जेपीएससी में अगर आपका हिंदी साहित्य है तो ऐसा नहीं चलेगा, गहराई से पढ़ना होगा। अब आ जाइए चौथा नंबर में। यहाँ पर देखिए मुहावरा और लोकोक्ति, किसी 5 यहाँ ऑप्शन दे दिया है। ये आसान माना जाता है, अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो डेली का बोल चाल से ही बचपन से आप इतना सीख जाते हैं कि कोई समस्या नहीं आती है। अगला जो है ग्रामर, सर्वनाम की परिभाषा देते हुए उसके भेदों का उदाहरण लिखिए। भेद देना है, उदाहरण देना है, तो क्वेश्चन का डिमांड है पहले आपको सर्वनाम लिखना है, उसका परिभाषा लिख दीजिए, फिर भेद लिख दीजिए, भेद को थोड़ा डिफाइन एक लाइन में करके एक दो उदाहरण दे दीजिए। ये जेपीएससी में भी है। ओके, सर्वनाम। उसके बाद लगता है एक पेज आपका मिसिंग है। ये देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु, इस टाइप का भी 4-5 यहाँ से आप लोग निकाल ही लीजिएगा। उसके बाद देखिए समास के समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास, पहले तो विग्रह लिखना है, ठीक है, उसके बाद उसके समास का नाम लिखना है। जैसे सीताराम है, सीता और राम, ओके, द्वंद्व समास, इस टाइप के आपको लिखना था। ये आधा नंबर का सारा है, 5 नंबर का 10 बनाना है, सारा का 5 ही बनाना है, ओ सॉरी, एक नंबर का है। क्लियर? तो कोई भी इसमें से 5 आपको चुन करके बना देना है, थोड़ा इजी आपके लिए पड़ जाएगा। और उसके बाद है उपसर्ग, कभी प्रत्यय दे देता है, कभी उपसर्ग दे देता है। उपसर्ग का अर्थ है कि पहले लगाना है, जैसे प्रति है तो प्रतिदिन, इस टाइप का, परा है तो पराधीन, तो 2-2 शब्द बनाना है किसी 5 का। यहाँ पर भी 5 दिया है, 5 मार्क्स से। ओके, ये एक इजी पेपर होता है ना, यहाँ लगभग सारे लोग क्लियर कर ही लेते हैं। अब चलिए हम लोग आते हैं जीएस पेपर 1 पर। देखिए, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों का जो प्रारूप होता है सेम होता है। 3 खंड होते हैं और प्रत्येक पहले 2 खंड से 3-3 प्रश्न और अंतिम खंड से 2 प्रश्न, यानी कि कुल 8 प्रश्न आपको बनाने पड़ते हैं। तो अगर 8 प्रश्न बनाने हैं तो चूँकि यहाँ पर स्टेट भी रहता है, तो 400 से 450 वर्ड्स आप टारगेट कर सकते हैं एक प्रश्न के लिए। क्लियर? अगर 400 से 450 वर्ड्स आप टारगेट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा मार्क्स मिल सकता है। इससे ज़्यादा वर्ड मत लिखिएगा, मैक्सिमम बहुत आपका स्पीड है तो 500 तक जाइए। उससे ज़्यादा स्पीड लिखिएगा तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन छूटने की समस्या आ सकती है। ओके, और लगभग 20 मिनट देना है एक प्रश्न पर, क्योंकि टोटल 180 मिनट्स होते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन पर आप 20 मिनट देते हैं लिखने का, तो आपका 8 क्वेश्चन में हो जाता है 160 मिनट्स, और 20 मिनट्स एक्स्ट्रा आपको रखना ही होगा। हो सकता है स्टेट में कहीं आपको टाइम लग जाए, या साइन वाइन कराते हैं इन्विजिलेटर, वहाँ पर भी आपको समय लग सकता है। क्लियर? तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन था, देखिए, संथाल विद्रोह के कारण, उसकी गति और उसके परिणाम। तो यहाँ सिंपल सा देखिए, यहाँ पर कारण पहले लिखना है आपको, जो बोला है उतना ही उत्तर देना है, इधर उधर आपको भटकना नहीं है, ज्ञान का वहाँ पर आपको प्रदर्शन नहीं करना है। जो डिमांड है क्वेश्चन का, कारण प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कारण को अच्छी तरह से इस तरीके से आप पहुँचाएँ परीक्षक के सामने कि उसको मेहनत नहीं लगे चेक करने में। उसके बाद गति का अर्थ सिंपल सा है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ और विकास कैसे कैसे हुआ, वही हुआ गति। और इसका परिणाम थर्ड राउंड में 3 पार्ट में आपका क्वेश्चन है। ओके, और 2 मेन पार्ट है। तो पहला कारण जो आपका होगा वो लगभग आपको काउंट करेगा 18 मार्क्स का, और 20 मार्क्स में गति और परिणाम ये काउंट करेगा परीक्षक। अगला ये बिरसा आंदोलन के विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। पहला तो आपको करना है कि बिरसा आंदोलन आँख मूंद करके यहाँ पर नहीं लिख देना है। बिरसा आंदोलन का क्या क्या विशेषता आपको लगता है, ठीक है,
उसको पहले आप पूरा लिख दीजिए एक लाइन से, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, डायग्राम बन, जहाँ पर जो ज़रूरत है आप लिखते जाइए। लास्ट में समीक्षा जरूर दीजिए। क्लियर? समीक्षा का अर्थ हुआ आपका कि उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को लिखते हुए अपने विचार को दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, विशेषता के लिए आपका लगभग होगा 25 मार्क्स या 28 मार्क्स रखिए, और समीक्षा के लिए 10 मार्क्स रख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संग्रह का एक निर्णायक मोड़ था। यहाँ भी सिर्फ चंपारण सत्याग्रह लिख देने से काम नहीं चलेगा। निर्णायक मोड़ कैसे था उसको पूरी तरह से स्पष्ट आपको करना है। क्लियर? उन सारे बिंदुओं को, चंपारण सत्याग्रह के उन सारे बिंदुओं को लिखना है जिसने पूरे देश के राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत जो है प्रभावित तरीके से एक नया मोड़ दिया। क्लियर? तो इन सारे पॉइंट्स को आपको समझना होगा। यहाँ फिक्स क्वेश्चन होता है, उन सारे फिक्स क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कलेक्शन करना है, क्योंकि सबके पास, सबको पता रहता है कि पटना कॉलम हुआ या फिर मौर्य कला हुआ, संथाल, बिरसा, चंपारण सत्याग्रह, नेहरू, टैगोर और एक गांधीवाद, यही सब तो घुमा फिरा के बीपीएससी देता है। तो बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण बन जाता है। इसलिए जो भी बीपीएससी मेंस देना चाहते हैं, और निश्चित रूप से इन सारे टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको कलेक्शन करना चाहिए। देखिए, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना कीजिए। तो निश्चित रूप से ये दोनों अलग अलग पार्ट है, दोनों प्रमुख पार्ट है। सांप्रदायिकता भी, धर्मनिरपेक्षता भी, दोनों में 19 मार्क्स आप रख सकते हैं, और दोनों को स्पष्ट रूप से आपको अलग अलग करना है। विवेचना कीजिए, मैंने जो जानते हैं सांप्रदायिकता पर उनके क्या विचार थे, सिंपल लिख दीजिए, कोई समीक्षा, परीक्षण, आलोचना नहीं यहाँ पर करना है। पांचवा भी आपका सिंपल है क्वेश्चन के नेचर की दृष्टि से। पटना कलम चित्रकला के मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो पटना कलम अगर आप पढ़ के गए हैं तो जो जो विशेषता है, घर में प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करना है कि किस तरीके से आप बहुत ही बेस्ट लिख सकते हैं। पटना कलम हो, मौर्य कला हो, यही सब घुमा फिरा के पूछता है बीपीएससी। प्रैक्टिस नहीं करके जाइएगा तो बाकी लोग जो प्रैक्टिस करके गए हैं वो आपसे बेहतर लिखने में सक्षम रहेंगे। उसके बाद आइए, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। एक सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और INA। सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार को शुरू से सत्याग्रह पर जो गांधी जी सत्याग्रह की ओर कैसे मुड़े, सारा चीज़ को आपको स्पष्ट करना है। और उसके अलावा सत्याग्रह का विचार कहाँ से उनके मन में आया, कौन कौन से पुस्तक पढ़े थे, कौन दार्शनिक थे, बहुत सारा चीज़ यहाँ पर है। और जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, 2 पार्ट में स्पष्ट रूप से आपका प्रश्न, ध्यान दीजिए। यानी कि जयप्रकाश नारायण का हल्का सा परिचय देना है और उनका भारत छोड़ो आंदोलन से किस तरीके से संबंध था वो पूरी तरह से स्पष्ट करना है। आज़ाद दस्ता को स्पेशली यहाँ पर दीजिएगा। क्लियर? उसके बाद सुभाष चंद्र बोस और INA। पहला तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी आपको देना है, संक्षिप्त जानकारी। वो किस तरह से घूमते फिरते हुए जर्मनी, काबुल जर्मनी होते हुए अंततः जो है जापान, सिंगापुर गए। INA का गठन किन परिस्थितियों में हुआ, सुभाष चंद्र बोस का फिर जो अभियान भारत की ओर हुआ, नागालैंड की ओर, मैंने हर चीज़ को आपको यहाँ पर स्पष्ट करते हुए लिखना है। क्लियर? चलिए अब खंड 2 में देखिए, जैव ईंधन स्टारडस्ट 1.0 के द्वारा संचालित विश्व में प्रथम व्यापारिक रॉकेट को किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा, जो स्टारडस्ट, तो पहले तो आप संस्था का नाम जो किया था वो लिख दीजिएगा, और उसके बाद विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में जो भी है, स्टारडस्ट 1.0 के बारे में जो भी है, आपको अच्छी तरह से इसके हर पक्ष को लिख देना है। इसके फ्यूचर एस्पेक्ट में लिखना है, फ्यूचर में किस तरह से जो अंतरिक्ष अभियानों को एक नई गति दे सकता है। चूँकि अभी छोटे छोटे उपग्रहों के लिए शुरू किया गया है, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर एक अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अगला जो है,
12वें ब्रिक्स सम्मेलन के उभरते मुद्दों, वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षा और विकास के लिए अभिनव वृद्धि का वर्णन करें। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से 3 पार्ट में कर दिया है। 38 मार्क्स का ये है। 12वें ब्रिक्स सम्मेलन का हल्का फुल्का भूमिका देते हुए साझेदारी के बारे में पहले लिखिएगा। यहाँ पर जो भी 5 देशों के नेता थे उनके द्वारा जो जो मुद्दे पर वहाँ पर वार्ता की गई, अपना पक्ष रखा गया, मोदी ने भी रखा। भारत को थोड़ा सा ज़्यादा महत्व देते हुए साझेदारी में क्या क्या उनका बयान रहा है, सभी नेताओं का साझा सुरक्षा के लिए क्या क्या बयान रहा है, घोषणा रहा है, और विकास के लिए। अगर आपने गहराई से अध्ययन किया होगा 12वें ब्रिक्स सम्मेलन को, निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट भी था बीपीएससी के लिए, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी तरह से इसे लिख पाएंगे तीनों पार्ट में करके। ओके, 3 अलग अलग पार्ट में स्पष्ट रूप से परीक्षक को इसका उत्तर दिखना चाहिए। कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद आत्मनिर्भर भारत योजना के हाल की प्रमुख विशेषताओं और प्रावधानों की परीक्षण कीजिए। तो निश्चित रूप से आपको 2020 से लेकर के 2021 तक जो 5 चरण में आर्थिक पैकेज दिया गया और किस किस वर्ग के लिए दिया गया, ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये लिख पाइएगा, अन्यथा बीच में फंस जाइएगा। भारत यूरोपीय संघ के मध्य व्यापक आधारभूत व्यापार और निवेश समझौता का विवेचना कीजिए। इसके बहुत सारे पक्ष हैं, उनमें से कुछ उन पक्षों को ही आपको महत्व देना है जो व्यापार और निवेश से संबंधित समझौते हुए पिछले बैठक में। क्लियर? वर्चुअल बैठक हुए थे तो वहाँ पर व्यापार और निवेश के अलावा कुछ नहीं यहाँ पर लिखना है, और उसमें काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है अगर आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी किया होगा। हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना कीजिए। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा और स्थिरता के लिए हरित भारत संकल्प ऐप का अगर बात किया जाए तो निश्चित रूप से ये आपका जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित है, जो पूरे देश में वृक्षारोपण से संबंधित है। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो इसके बारे में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। यह सिंपल प्रश्न माना जा सकता है आफ्टर स्टडी। इसके बाद तो स्टेट थे। पहला नंबर तो इजी था, पाई चार्ट से संबंधित था, जो आप प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। 5 प्रश्न दिए गए थे, इसमें कोई 2 बनाना था। कुल 4 प्रश्न जो थे 12, 13, 14, 15, और यहाँ पर एक प्रश्न आपका हो गया ग्राफ आधारित। इसमें जो दिए गए हैं इसमें भी 5 प्रश्न दिए गए हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन से आधारित है। यहाँ पर भी 5 प्रश्न आपके दिए गए हैं। इसका सॉल्व समय मिलेगा तो मैं दे दूंगा। ओके, और लास्ट जो है आपका 15 नंबर। देखिए दंड चित्र से है आपका, यहाँ पर भी 5 प्रश्न हैं। तो इस प्रकार ये जीएस फर्स्ट पेपर था जिसका विश्लेषण मैंने किया। कैसे क्वेश्चन आए थे आपने देख ही लिया। अब चलिए जीएस सेकंड पेपर को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर सेक्शन सेम है, यहाँ पर भी पहले और दूसरे सेक्शन से 3 और साइंस टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन से 2 प्रश्न बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया था, कहीं ना कहीं से ये यूपीएससी के लेवल को टच कर रहा है बीपीएससी। भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर में शैतान युवा सदस्य उसे उसकी न सुने तो कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। मूल्यांकन कीजिए, यानी कि इसमें आपका सीधा सीधा आपका विचार देना है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की शक्तियों को समझना है और वह कितना नियंत्रण रख सकता है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल पर। इन सभी तथ्यों की आपको आपकी गहराई से जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा आपको यहाँ पर दिक्कत होगा। लिखने का भाषा कुछ भी है लेकिन सिंपल यही है कि राष्ट्रपति रबर स्टाम्प है या नहीं, आपको इसी संबंध में अपने विचार देने हैं। भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार के उन्मुख है, व्याख्या कीजिए।
तो यहाँ पर व्याख्या करना है, अपना विचार बहुत ज़्यादा नहीं देना है, इसी के पक्ष में आपको रहना है कि किस तरह से उन्मुख है, आपको क्लियरली बता देना है, यानी कि किस तरीके से भारतीय संघ जो है एकात्मक है। तो किन किन स्थितियों में एकात्मक हो जाता है, सारे स्थितियों का विवरण दीजिए, उनसे संबंधित कुछ प्रमुख आर्टिकल्स का भी आप विवरण दे सकते हैं। और दूसरा, आप बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, उसके अलावा IAS अधिकारी हों, गवर्नर हों। यहाँ पर बस प्रैक्टिस आप करके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो बहुत दिक्कत है, भले ही आप कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो। भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। क्लियर। पहला तो असमान विकास ने, असमान विकास कैसे हुआ है इसके बारे में संक्षिप्त लिखना है। फिर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, क्लियर, एकदम अलग अलग प्रश्न में है, तो सारे समस्याओं में 4-5 करके पॉइंट्स आपको लिखना है, या तो सन डायग्राम बना दीजिए या पॉइंट वाइज लिखिए। और लास्ट में आपको बिहार के संदर्भ में लिखना मत भूलिएगा ऐसे प्रश्नों में। ओके, फिर इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और आलोचनात्मक विश्लेषण, क्लियर। आलोचनात्मक इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि बिहार में ये इस तरह की समस्याएं अधिक हैं, उस पर आपको टारगेट करना है, कुछ आलोचना आपको कर देना है वहाँ पर। ठीक है। अब चलिए आते हैं खंड 2। बिहार सरकार के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि 3 वर्षों में बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही है। आर्थिक समीक्षा मैंने दिया था, वो वीडियो में अभी भी अपलोड होगा, प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों ने इस प्रगति में योगदान दिया है, वर्णन कीजिए। तो बिहार के इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, प्लस आर्थिक सर्वेक्षण का विशेष रूप से अगर आपने स्टडी करके गया है तो निश्चित रूप से आपको इस प्रश्न को लिखने में समस्या नहीं आती। और अगर बिहार के आर्थिक स्थिति का कम ज्ञान आपको है या फिर आर्थिक सर्वेक्षण को नहीं पढ़ा है तो वास्तव में इस प्रश्न में आप समस्या में पड़ सकते हैं। चलिए 6ठा नंबर आइए। बिहार में व्याप्त आर्थिक सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या है? सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर भी विषमताओं का मुख्य कारण, ये सेक्शन तो ईजी है, पहला सेक्शन, यानी कि 19-20 नंबर का सेक्शन आप अच्छी तरह से लिख दीजिएगा। दूसरा सेक्शन इतना आसान नहीं है, बिहार सरकार की नीतियों के बारे में, बिहार सरकार की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। आर्थिक और सामाजिक, क्लियर, गरीबों के लिए क्या किया गया है, पिछड़ों के लिए क्या किया गया है, हरिजनों के लिए क्या किया गया है, और आदिवासियों के लिए क्या क्या योजनाएं लाई गई हैं। महिलाओं के लिए भी, समाज में महिलाएं भी आ जाएंगी, बच्चों के लिए भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को आपको पूरी तरह से क्लियर करना होगा। फिर आलोचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि वे सारी नीतियां और योजनाएं कहाँ तक सफल असफल रहे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी वहाँ पर अच्छी तरह से देनी होगी। ये हेडिंग दे करके लास्ट में आलोचनात्मक मूल्यांकन कम से कम 50 वर्ड में ज़रूर लिख दीजिएगा। आलोचनात्मक मूल्यांकन इसके लिए बचा के रखिएगा। अगर इसके लिए आप 200 वर्ड लिखते हैं पहला सेक्शन के लिए, तो इसके लिए 150 ही लिखिए। ठीक है, क्या क्या कदम उठाया गया। 50 वर्ड आलोचनात्मक मूल्यांकन अलग हेडिंग से दे देंगे आप। जननांकी लाभांश, ये पहले भी आ चुका है BPSC में, से आप क्या समझते हैं? UNFC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, इसका फुल फॉर्म होता है, कि रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे। बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों को प्रकाश डालिए। अगर UNFCA का रिपोर्ट आप पढ़कर नहीं गए हैं तो इस प्रश्न से बचना ही बेहतर आपके लिए होगा, और अगर पढ़ के गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो है, बिहार द्वारा इस समय क्या क्या कदम बिहार ने उठाया है, इसको क्लियरली आपको करना होगा, नहीं तो फिर आप वही समस्या रह जाएगा। क्लियर, यानी कि सबसे टफ जो है यहाँ पर बीच का सेक्शन है। अगर रिपोर्ट आप पढ़ के गए हैं तो उसमें बिहार के संदर्भ में फिर पूछा गया है, तो निश्चित रूप से
निश्चित रूप से ये सेक्शन जो आपका है, बीच वाला सेक्शन के कारण आप डिस्टर्ब यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन अगर पढ़े हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला जो है, मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है। मानव विकास कार्य सूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या क्या हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं को समझाइए। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, मानव विकास का मापन, ये तो आपको अर्थशास्त्र से मिल जाएगा। मानव विकास कार्य सूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार के 7 प्रतिबद्धताएं, ये तो आप पढ़ के गए ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाएं, हाँ ये ठीक प्रश्न था। ओके, अगर आपका इकोनॉमिक्स पर मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है, अगर आपका कमांड है तो बिहार का अगर आप तैयारी करने की, बिहार बीपीएससी देने को जा रहे हैं तो निश्चित रूप से बाकी 2 सेक्शन आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, पढ़े ही होंगे। यानी कि कुल 3 जो आपके हैं, कुल 3 पार्ट में यह प्रश्न है और इन तीनों पार्ट का नॉलेज आपको है तो एक अच्छा उत्तर यहाँ पर आप दे सकते हैं। अगला ये 9 नंबर, भारतवर्ष दुनिया का कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है। इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी एवं मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, कोविड-19 से प्रश्न एक पहले भी आ चुका है, यह दूसरा प्रश्न है, टीकाकरण से संबंधित है और मेक इन इंडिया से संबंधित है। तो यहाँ पर थोड़ा सा साइंस टेक में टफ प्रश्न आता है बीपीएससी में, इसमें 2 सिलेक्शन आपको करने रहते हैं 4 प्रश्नों में, थोड़ा सा सावधानी से कीजिएगा सिलेक्ट। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न को। यहाँ देखिए, वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों ने वैज्ञानिक का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना विशेष रूप से 21वीं सदी में इस ध्येय की पूर्ति के लिए कीजिए। निश्चित रूप से यह कठिन प्रश्न था, ओके, क्योंकि अंतरिक्ष शोध तक तो ठीक था, लेकिन भारत का कुछ बहुत ज़्यादा दूसरे ग्रहों में जीवन के लिए प्रयास नहीं रहा है। यहाँ पर आप मैक्सिमम विवरण दे सकते हैं कि किस तरह से अंतरिक्ष में जाने को प्रयास कर रहा है, मंगल ग्रह तक भारत पहुँचा है, इसके भविष्य की संभावना के रूप में आप इसे ज़रूर दिखा सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन हो तो आप क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़ ही दें, बेहतर रहेगा। 11 नंबर आइए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने अपने सुरक्षा निकाय में सुरक्षा आयुधों एवं उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समाहित कर उसमें वृद्धि की है। इस कथन की पुष्टि सुरक्षा अभियांत्रिकी में वैज्ञानिक विकास के आधार पर कीजिए। ओके, तो यहाँ पर डिफेंस के सेक्टर में मेक इन इंडिया का क्या योगदान हो सकता है। तो जितनी भी संस्थाएं हैं भारत के, जो चाहे आपका हैदराबाद का जो भारत डायनामिक लिमिटेड हो या फिर डीआरडीओ हो, सभी के बारे में आपको यहाँ पर पूरी तरह से विवरण देते हुए क्लियरली लिखना होगा, उनके द्वारा किस तरीके से भारत के लिए स्वदेशी उत्पादन, रक्षा से संबंधित उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया है। तो ये था आपका प्रश्न बीपीएससी का, एक बार देख लीजिए इसको फिर से। कल जो आपके होंगे आर्थिक सुधार के तीसरे पार्ट होंगे। ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।